गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पैनोरामा जो क्लास 12th की सेकंड बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर द टाइगर किंग लेंगे। टाइगर किंग रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखा गया है, जिनको हम प्यार से कल्कि कहते हैं। ये बहुत ही अच्छे पत्रकार, कवि, रचनाकार हैं। सबसे बड़ी बात, ये स्वतंत्रता संग्राम के अच्छे कार्यकर्ता भी रहे हैं। इनकी पत्नी के नाम कल्याणी के नाम पर इनका उपनाम कल्कि पड़ा था। कहानी शुरुआत करते हैं। प्रतिबंधपुरम के महाराजा इस कहानी के नायक हैं। उसे महाराज जमेदार, जनरल किलेदार, मेजर संत व्याघ्र संहारी, महाराजा धीराज, विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी जंग जंग बहादुर, एमएडी, एसीटीसी या सीआरसी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन प्राय इस नाम का संक्षिप्तीकरण बाघ राजा कर दिया जाता है। लेकिन एक और अब आपको बता दें कि यह आप बाघ राजा के नाम से क्यों जाने गए, क्योंकि नीतिगत रूप से तो कुछ भी नहीं है, परंतु सूतक बम वर्षा की धमकी भी इनको मार्ग से नहीं हटा सकती थी। बाघ राजा के बारे में अत्यधिक महत्वपूर्ण घटना की बात है कि एक बार प्रत्येक व्यक्ति जो इस बारे में पढ़ता है, उनकी यह स्वाभाविक इच्छा होती है कि वे ऐसे अदम्य उत्साही व्यक्ति से साक्षात्कार का अनुभव जरूर करें। भरत ने दशरथ के बारे में राम से कहा था, उसी प्रकार बाघ राजा, जिसे सभी जीवित प्राणियों के अंतिम घर निवास जा चुका था, अतः शब्दों में बाघ राजा मर चुका है। उसकी मृत्यु का ढंग असामान्य रुचि का है। इसका भेद केवल कहानी समाप्त होने पर ही खुलता है। तो हम एक ज्योतिषी की जो भविष्यवाणी है कि एक दिन बाघ राजा को वास्तव में मरना ही पड़ेगा, उसी के बारे में आगे बात बढ़ाते हैं। बच्चा बड़ा होकर योद्धाओं का योद्धा बनेगा, वीरों का वीर बनेगा, विजेताओं का विजेता बनेगा। लेकिन उन्होंने अपने होठ काट लिए। उन्होंने कौन है ये भविष्य वक्ता हैं, जिन्होंने यह बतलाया था कि यह एक रहस्य है जिसे मैं बिल्कुल भी प्रकट नहीं करना चाहिए। और फिर भी हमें बोलने पर मजबूर कर दिया गया कि जो बच्चा नक्षत्र में पैदा होता है उसे एक दिन मरना ही पड़ता है। उसी क्षण एक महान दैविक चमत्कार हुआ और उस 10 दिन की आयु वाले जिलानी जंग जंग बहादुर के होठों से एक आश्चर्यजनक वाक्य निकला। मात्र 10 दिन का बच्चा बोल रहा था। उसने क्या कहा? ओ बुद्धिमान संतों, प्रत्येक व्यक्ति मूर्खता से जड़ होकर रह गया है। उन्होंने एक दूसरे को बड़े ध्यान से देखा और आंखें मिचमिचाई। हे बुद्धिमान संतों, ये मैं बोल रहा हूँ। इस समय शंका के कोई आधार नहीं थे। यह वही बच्चा था जो मात्र 10 दिन पहले पैदा हुआ था और इतनी स्पष्ट आवाज में बोल रहा था। प्रमुख ज्योतिषी ने अपना चश्मा उतारा और बच्चे को ध्यान से देखने लगा। वे सभी जो पैदा होते हैं उसे एक दिन मरना होता है। हमें यह जानने के लिए आपकी भविष्यवाणियों की आवश्यकता नहीं है। इसमें कोई अर्थ हो सकता है यदि आप मृत्यु का तरीका बतला सकें। शाही शिशु ने अपनी चू चू ची ची की आवाज में इन शब्दों का उच्चारण कर दिया। मुख्य ज्योतिषी ने अपनी अंगुली आश्चर्य पूर्वक अपनी नाक पर रखी और वे सोचते हैं कि केवल 10 दिन का बालक बोलने के लिए अपने होठ खोलता है और बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न भी पूछ रहा है। यह तो अविश्वसनीय है। युद्ध कार्यालय तथ्यों की बजाय समाचार जारी करता है। प्रमुख ज्योतिषी ने भी नाक से अंगुली उठाई और छोटे से राजकुमार पर अपनी दृष्टि गड़ा दी। राजकुमार वृषभ काल में पैदा हुआ था। वृषभ और बाघ आपस में शत्रु हैं, इसलिए बाघ के द्वारा ही इस बच्चे की मृत्यु होगी, ऐसा स्पष्ट कर दिया गया। आप सोच सकते हैं, राजमुकुट के उत्तराधिकारी राजकुमार जंग जंग बहादुर ने जब बाघ शब्द सुना होगा तो वह कांप गया होगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही उसने ये शब्द सुने, उसने गुर्राहट भरी आवाज निकाली। उसके होठों से भयभीत करने वाले शब्द निकले, बाघों सावधान हो जाओ। यह बात प्रतिबंधपुरम में फैली हुई एक अफवाह है, परंतु घटित होने पर ही हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह किसी न किसी सत्य घटना पर आधारित है। अब राजगद्दी का उत्तराधिकारी राजकुमार जंग जंग बहादुर दिन प्रतिदिन लंबा और शक्तिशाली होता गया। पूर्व में वर्णित घटना के अलावा उसके बचपन में और कोई भी चमत्कार नहीं हुआ था। लड़का एक अंग्रेजी गाय का दूध पीता था।
अंग्रेजी धाई माँ ने उसका पालन पोषण किया था। अंग्रेजी अध्यापक के द्वारा उसे पढ़ाया गया था। अंग्रेजी फिल्म के अलावा तो वह दूसरी फिल्में देखते ही नहीं था। ठीक उसी प्रकार जैसे अन्य भारतीय राज्यों के सिंहासन के उत्तराधिकारी राजकुमार किया करते थे। जब वह 20 वर्ष का हुआ तो राज्य की सत्ता, जो अब तक उसके संरक्षकों के अधीन थी, उसके हाथों में आ गई। लेकिन राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को ज्योतिषी की भविष्यवाणी याद थी। उन्होंने वापस वही चर्चाएं प्रारंभ करनी शुरू कर दी और यह चर्चाएं महाराजा के कानों तक भी पहुंची। प्रतिबंधपुरम राज्य में अनगिनत जंगल थे, उनमें बाघ थे। महाराजा पुरानी कहावत जानते थे, आत्मरक्षा में गाय को भी मार सकते हैं। निश्चित रूप से आत्मरक्षा में हम बाघों को भी मारे तो कोई ऐतराज नहीं होगा। और यही सोचकर महाराजा ने बाघों का शिकार करना शुरू कर दिया। महाराजा के रोमांच की कोई सीमा ही नहीं रही जब उन्होंने सबसे पहला बाघ मारा था। उसने राज्य के ज्योतिषी को बुला भेजा और उसे मरा हुआ जानवर भी दिखा दिया। और महाराजा धीराज, ठीक इसी प्रकार से 99 बाघ और मारो। लेकिन ज्योतिषी ने फिर अपनी आवाज धीरे करते हुए कहा। महाराजा ने कहा, परंतु क्या? जो भी कहना है भयमुक्त होकर कहो, किंतु आपके 100वें बाघ को मारने से पहले आपको सतर्क रहना होगा। जैसे आप 100वां बाघ मारोगे, आपको सतर्क रहना पड़ेगा। तब मैं अपनी तमाम ज्योतिषी की किताबें फाड़ डालूंगा, उनको आग लगा दूंगा और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं अपनी चोटी काट लूंगा, बाल कटवा लूंगा, बीमा अभिकर्ता बन जाऊंगा, इंश्योरेंस एजेंट होते हैं ना। तो ऐसा कहकर ज्योतिषी ने बेढंगेपने इनकोहेरेंट नोट में अपनी बात को फिनिश किया। उसी दिन से प्रतिबंधपुरम में बाघों का उत्सव काल आरंभ हो गया। अर्थात महाराजा ने सभी लोगों के शिकार पर तो प्रतिबंध लगा दिया, परंतु उन्होंने खुद ने शिकार करना शुरू कर दिया बाघों का। और उसकी सारी दौलत जायदाद, जब बोले कि अगर किसी दूसरे ने एक बाघ को पत्थर भी मारा तो उसकी समस्त जायदाद जब्त कर ली जाएगी। महाराजा ने शपथ ली थी कि जब तक वह 100 बाघ नहीं मारेंगे वह चैन से नहीं बैठेंगे। शुरू में अच्छा लगता था उन्हें, ऐसा नहीं कि उन्हें खतरे का सामना ना किया हो। कई बार बंदूक की गोली का निशाना चूक जाता था, बाघ उस पर झपट पड़ता था और अपने खाली हाथों से ही जानवर से भी राजा ने लड़ाई की थी। परंतु बार बार यह महाराजा ही था जो विजयी हो जाता था। एक अन्य समय में उसे अपना सिंहासन खोने के खतरे का सामना भी करना पड़ा। एक ब्रिटिश अधिकारी ने प्रतिबंधपुरम का दौरा किया। वह भी बाघ मारने का शौकीन था और जिन बाघों को मारता उसके सामने फोटो और खिंचवाता था। प्रतिबंधपुरम के शिकारी करने की कामना की, लेकिन महाराजा ने निश्चय पर अडिग थे। उन्होंने ब्रिटिश को साफ मना कर दिया कि नहीं, ये मेरा इलाका, यहाँ पे सिर्फ मैं ही मारूंगा बाघों को और कोई नहीं मारेगा। मैं आपके लिए किसी दूसरे शिकार का इंतजाम कर सकता हूँ। आप सुअर का शिकार कर सकते हैं, आप चूहे के शिकार कर सकते हैं, मच्छर के शिकार कर सकते हैं, लेकिन बाघ का शिकार इम्पॉसिबल। वह सिर्फ और सिर्फ मैं ही करूंगा। अंग्रेजी अधिकारी के सचिव ने दीवान के माध्यम से महाराजा को एक संदेश पहुंचाया और कहा कि दुराय अंग्रेजी अधिकारी थे कि वो स्वयं तो बाघ नहीं मारेगा, वास्तविक शिकार महाराजा खुद कर सकते हैं, लेकिन मृत बाघ के पास खड़े होकर फोटो खिंचवाने का काम दुराई ही करेंगे। और इस तरह से आपस में ये एग्रीमेंट हो जाता है। क्योंकि एक ब्रिटिश अधिकारी को उसकी इच्छा पूर्ण करने से रोका था, तो महाराजा के सामने अपने राज्य खत्म होने का खतरा भी खड़ा हो गया। महाराजा और दीवान ने इस विषय पर कई मंत्रणाएं की। फलस्वरूप कलकत्ता की एक ब्रिटिश जवाहरात कंपनी के पास एक तार भेजा गया और कहा गया कि अगर आप भिन्न भिन्न डिजाइनों की हीरे जड़ित मूल्यवान अंगूठियों के नमूने भेज दें, तो इस प्रकार 50 अंगूठियां राजा को भेज दी गई। उन 50 अंगूठियों को अंग्रेजी अधिकारी के पत्नी के पास पहुंचा दिया गया। राजा और मंत्री को तो आशा थी कि दुराई सनी जो है 1 या 2 अंगूठियों का चुनाव कर लेगा और शेष उसकी पत्नी वापस लौटा देगी। परंतु शीघ्र ही दुराई सनी ने अपना जवाब दे दिया, आपके उपहारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रकार जब 2 दिन बीत गए, ब्रिटिश जोहरियों के यहाँ से 3 लाख रुपए का बिल आ गया। महाराजा प्रसन्न थे कि चलो 3 लाख रुपए का ही तो नुकसान हुआ, परंतु मैंने अपने राज्य को बचाने की सफलता प्राप्त कर ली है। महाराजा का बाघ का शिकार का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा। 10 सालों के अंतर में उन्होंने 70 बाघ मार दिए
और इस अभियान में उन्होंने काफ़ी बाधाएं आने के बाद में भी अपना कार्य जारी रखा। परंतु मुसीबत तब आई जब बाघों की संख्या निरंतर लुप्त हो गई। कौन जानता था कि बाघों ने भी कम बच्चे पैदा करने शुरू कर दिए हैं। और इस प्रकार राजा को लगा कि केवल अंग्रेजों के हाथों शिकार करने के तो इच्छुक नहीं है बाघ, क्या हम भी इसका शिकार करें। एक दिन महाराजा ने दीवान को बुलाया और दीवान साहब को कहा कि मेरी इस बंदूक द्वारा 30 और बाघ मारे जाने बाकी हैं। मुझे नहीं मालूम आप बाघ कहाँ से लाओगे, परंतु मुझे बाघ चाहिए। दीवान डरता डरता कहता है, महाराज मैं बाघ नहीं हूँ। कौन बेवकूफ़ तुम्हें बाघ कहेगा। मैं बाघ तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने तुम्हें अलग उद्देश्य के लिए यहाँ पे बुलाया है। मैंने शादी करने का निश्चय किया है। दीवान अब और भी अधिक बड़बड़ाने लगा कि महाराजा की पहले ही 2 पत्नियां हैं और यदि अब ये फिर शादी करेंगे तो मूर्खता की बातें क्यों कर रहे हैं। तो दीवान हड़बड़ा के बोलता है, महाराज महाराज मैं आपसे शादी क्यों करूँगा, जो मैं चाहता हूँ वह बाघ है। महाराजा धीराज गुस्से में बोले कि विचार करो, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। तलवार से शादी की, आपके पूर्वजों ने तो तलवार से शादी की थी और आप बंदूकों से शादी कर लें। बोले राजा के लिए इतना ही काफ़ी है, बाघ रानी नहीं चाहिए। महाराजा जोर से खिलखिला के हंस पड़े और बोले, मैं बाघ या बंदूक से शादी करने का नहीं सोच रहा हूँ, मैं तो एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ। तुम ये आंकड़े इकट्ठे करो कि आसपास के बाघों की संख्या कितनी है और राज परिवार की शाही लड़की से ही मैं शादी करूँगा। जहाँ पर जितने बाघ होंगे उसी राज परिवार की लड़की से मैं शादी करूँगा। दीवान ने इस आदेश का पालन किया। उसे एक ऐसे राज्य की सही लड़की भी मिल गई जिसमें बाघों की बहुत अच्छी संख्या थी। महाराज जंग बहादुर अपने ससुर के पास जाते रहते थे और जब भी जाते 5 या 6 बाघ मार ही देते थे। इस प्रकार प्रतिबंधपुरम के महल के स्वागत कक्ष में 99 बाघों की खालें सुशोभित हो गई। महाराजा की जो चिंता है, एंजाइटी है, वो और उभर कर आई। क्योंकि 100वें बाघ की गणना में एक शेष रह गया था। वह रात दिन यही सपना देखते थे कि मैं क्या करूं कि मुझे 100वां बाघ भी मिल जाए। उसने अपने स्वर्गीय प्रधान ज्योतिषी से कहा था, 99 बाघों को मारने के बाद में 100वें बाघ से महाराजा को सावचेत रहना चाहिए। और इसी तरह से वह कहता है कि मैं क्या करूं इसके लिए। प्रत्येक को ध्यान से देखता था वो कि 100वां बाघ उसे कहाँ मिलने वाला है। बाघ का दूध प्राप्त करना एक जिंदा बाघ मारने से ज्यादा आसान दिखाई उसे देता था। महाराज भयंकर उदासी में डूब गए और शीघ्र ही प्रसन्नता का समाचार मिला। महाराज की निराशा दूर हो गई। कैसे दूर हो गई। पहाड़ी के बगल में ही गांव के महाराजा के राज्य में लगातार भेड़ें गायब होने लगी और महाराजा ने उस गांव का 3 साल का लगान भी माफ कर दिया और तुरंत शिकार के लिए प्रस्थान कर गए। बाघ आसानी से नहीं मिला ऐसा दिखाई देता था। क्योंकि चंचलता से महाराज की इच्छा पूरी करने से बाघ ने भी इनकार कर दिया था। वह इधर उधर छुप गया था। लेकिन महाराजा का गुस्सा और जिद बढ़ती गई। उनके कई अधिकारियों की भी नौकरी चली गई। एक दिन जब महाराजा का गुस्सा चरम पे था, उन्होंने दीवान को बुलवाया और कहा कि दुगना लगान कर दीजिए, आप लोग असंतुष्ट हो जाएंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शिकार बन जाएगा। उस अवस्था में तुम अपना पद से त्यागपत्र दे सकते हो, राजा ने कहा। दीवान इस बात पर सोचते हुए घर चला गया। बोले कि अगर 100वां बाघ नहीं मिला तो मेरी नौकरी का भी संकट आ जाएगा। उसकी जान में जान तब आई जब मद्रास के जन उद्यान से लाए गए उस बाघ को देखा जो उसके घर में छिपाकर रख रखा था। आधी रात को जब सारा शहर शांतिपूर्वक सो रहा था, तब दीवान और उसकी अधेड़ उम्र की पत्नी ने बाघ को कार तक घसीटा और जबरदस्ती सीट पर ठूंस दिया। दीवान स्वयं कार को चलाकर जंगल तक ले गए जहां महाराजा शिकार पर थे। जब वे जंगल में पहुंचे तो बाघ ने सत्याग्रह शुरू कर दिया। वह कार से निकलना ही नहीं चाहता था। दीवान ने बाघ को कार से घसीट कर बाहर निकाला और संपूर्ण शक्ति निकालकर उसे जमीन पर धकेल दिया। अगले दिन वही बूढ़ा बाघ महाराजा की उपस्थिति में घूमता रहा और ऐसा लग रहा था कि बाघ निवेदन कर रहा है राजा से, मालिक मेरे लिए क्या हुक्म है। महाराजा ने जानवर पर सावधानी पूर्वक निशाना साधा। बाघ सिकुड़ते हुए गिर पड़ा और राजा खुशी खुशी चिल्ला पड़े, मैंने 100वां बाघ मार दिया है, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है। महाराजा अपनी सफलता के लिए खुद ही गौरवान्वित हो रहे थे और इस प्रकार सारी राजधानी को आदेश दिया कि कार को शीघ्रतापूर्वक महल तक ले जाया जाए। महाराजा के जाने के बाद शिकारी बाघ को नजदीक से देखने आए। बाघ की व्याकुलता देखकर
आदमियों को महसूस हो गया था कि बाघ व्याकुलता से देख रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी जिंदगी खत्म नहीं की थी, बाघ मरा नहीं था, गोली अपना निशाना चूक गई थी, वह केवल समीप के पास से गुजर गई थी जिससे कि बाघ बेहोश हो गया था। और अगर जो सैनिक हैं वो महाराज को ये बताते कि शेर जिंदा रह गया है, तो आपको पता है महाराज क्या करते, उनका खुद का ही मकबरा बनवा देते। परंतु मृत बाघ को लोगों ने क्या किया कि एक शिकारी ने 1 फुट की दूरी से निशाना साधा और बाघ को गोली मार दी। इस समय उसके बिना निशाना चूके उसे मार डाला था। तब जैसा कि महाराजा का आदेश था, मृत बाघ को कस्बे में लाया गया, दफनाया गया, उसके ऊपर एक मकबरा भी बना दिया गया। कुछ दिनों बाद में महाराजा के बेटे का 3रा जन्मदिन था। तब तक महाराजा ने बाघों के शिकार पर ही अपना ध्यान लगा रखा था। उसके पास सिंहासन के उत्तराधिकारी राजकुमार के लिए कोई समय ही नहीं था। अतः महाराजा ने अब अपने बच्चों पर ध्यान देना शुरू किया। राजकुमार के जन्मदिन के दिन उन्होंने उपहार स्वरूप एक प्रतिबंधपुरम के बाजार से खिलौना ला कर दिया। बोला अच्छा उपहार तो नहीं था, पर उन्होंने क्या देखा कि एक लकड़ी का बाघ बना हुआ देखा और निश्चय किया कि मेरे बेटे के लिए यही सबसे अच्छा उपहार होगा। महाराजा ने देखा कि दुकानदार जानता था कि यदि वह कम कीमत कहेगा महाराजा को तो राज के मुद्रा अनुसार उसे दंडित किया जाएगा। इसलिए उसने क्या कहा, महाराज यह शिल्प कला का एक अद्भुत नमूना है और इसका मूल्य 300 रुपए है। महाराज ने कहा अच्छा, बहुत अच्छा, यह तुम्हारी तरफ से सिंहासन के उत्तराधिकारी राजकुमार बेटे के लिए जन्मदिन की भेंट में दिया जाएगा। राजा ने कहा और उसे अपने साथ ले आया। उस दिन पिता और पुत्र उस छोटे से लकड़ी के बाग के साथ खेलते रहे। यह एक अकुशल कारीगर द्वारा तराश गया था। इसका धरातल खुदा हुआ था। लकड़ी के छोटे छोटे रेशे कांटे की तरह चारों तरफ खड़े थे। उनमें से एक रेशा महाराजा के दाहिने हाथ में चुभ गया। उसने अपने बाएं हाथ से खींचकर बाहर निकाल दिया और राजकुमार के साथ वापस खेलने लगा। दूसरे ही दिन महाराजा के दाहिने हाथ में संक्रमण फैल गया। 4 दिनों तक यह मवाद काला घाव बनकर रह गया और इस प्रकार मद्रास से 3 शल्य चिकित्सक भी बुलाए गए। आपस में विचार विमर्श भी किया गया और शल्य चिकित्सक जब कक्ष से बाहर निकले तो उन्होंने क्या कहा, ऑपरेशन सफल रहा, महाराजा मर गए हैं। और इस प्रकार 100वें बाघ ने अंत में महाराजा से बाघ का बदला ले लिया। ये कहानी जो आपने किताब की है, आशा है आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।